हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ और एपीएफसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये 2021 के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें भाग ए और भाग बी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाग ए को। भाग ए में एंटोनिम्स दिया गया यानी विलोम शब्द। डायरेक्शन में यहाँ पर दिया गया है 1 से लेकर के 5 तक कि ईच आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड फॉलोड बाई 4 वर्ड्स। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। यहाँ पर बताया गया है कि सेंटेंस दिया गया और सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया है उसका अपोजिट बताना है, यानी विलोम शब्द आपको बताने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेज लेविस पार्टीज ऑन बर्थडे। वह बर्थडे पर हमेशा लेविस पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। तो यहाँ पर लेविस का अपोजिट बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है। तो दिए गए ऑप्शन है फ्रूगल, डिसेंट, चीप एंड स्ट्रेंज। तो आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी फ्रूगल। लेविस का जो अपोजिट हो जाएगा वो फ्रूगल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, फ्रूगल। लेविस का यहाँ पर मीनिंग होता है खर्चीला और फ्रूगल का मतलब होता है यहाँ पर मितव्यय यानी कम खर्च करने वाला। इसी तरीके से अगला प्रश्न है दूसरा नंबर की द सोल्जर वाज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वैल्यूर। तो आपको बताना है यहाँ पर वैल्यूर का अपोजिट मीनिंग। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं क्लमसीनेस और यहाँ पर कॉवर्डिस और सेल्फिशनेस और यहाँ पर दिया गया है टैक्टलेसनेस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कॉवर्डिस। वैल्यूर का मतलब होता है पराक्रम और कॉवर्डिस का मतलब होता है कायरता। तो यहाँ पर ठीक अपोजिट मीनिंग यही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया कि दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल। यहाँ पर बताना है फर्टाइल का अपोजिट मीनिंग। दिए गए हैं ऑप्शन स्ट्राइल, एरिड और बैरन और प्रोडक्टिव। तो इन सभी चारों में से बताना है कि कौन सा फर्टाइल का अपोजिट मीनिंग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्ट्राइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? तो फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ और स्ट्राइल का मतलब होता है बंजर। तो फर्टाइल से यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं चौथा नंबर। सम सिख इमिग्रेंट्स वेयर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। यहाँ पर इमिग्रेंट का अपोजिट बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। दिए गए हैं ऑप्शन सेटलर्स, नेटिव्स, वेगाबॉन्ड्स और यहाँ पर फॉरेनर्स। तो आपको बताना है इन दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा अपोजिट मीनिंग होगा इमिग्रेंट्स का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नेटिव्स। यानी इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी और नेटिव्स का मतलब होता है मूल निवासी, इसीलिए ये अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां नंबर की द क्वेश्चंस वेयर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। यहाँ पर पहला दिया गया है अनयूजुअल, सेकंड है प्राइमरी, तीसरा है नेव और यहाँ पर चौथा दिया गया है एडवांस्ड। तो एलिमेंट्री का बताना है आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यानी अपोजिट मीनिंग कौन सा होगा। तो एलिमेंट्री का होता है सामान्य, तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा चौथा नंबर यानी एडवांस्ड। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है 6 से लेकर के 10 तक। यहाँ पर डायरेक्शन में दिया गया है 6 से लेकर के 10 तक। आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी ब्लैंक्स को भरना है, खाली स्थान को फिलअप करना है। तो देखते हैं यहाँ पर इट इज़ टाइम यू वेंट आउट एंड योर ऑन लिविंग। यहाँ पर डैश जो दिया गया है इसकी जगह पर भरना है। इट इज़ टाइम यू वेंट आउट एंड फिर उसके बाद डैश योर ऑन लिविंग। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया अफोर्डेड, अर्न, गेंड और वॉन। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अर्न। इट इज़ टाइम यू वेंट आउट एंड अर्न योर ऑन लिविंग। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया कि द एलिफेंट फेल इन टू ए, फिर उसके बाद डैश, फिर उसके बाद दिया गया है द हंटर्स हैड सेट। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से बताना है कि दिए गए जो खाली स्थान है उसमें क्या होगा। पहला दिया गया ट्रैक, दूसरा दिया गया ट्रैप और तीसरा दिया गया ट्रिक और चौथा दिया गया ट्रंक। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सूटेबल वर्ड यहाँ पर यूज होगा। तो द एलिफेंट फेल इन टू ए डैश द हंटर्स हैड सेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ट्रैप। द एलिफेंट फेल इन टू ए ट्रैप द हंटर्स हैड सेट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, इट विल, फिर उसके बाद डैश दिया गया है व्हेन यू हैव वर्न इट। यहाँ पर आपको बताना है डैश में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं बेंड, एक्सपैंड, स्क्विज या फिर स्ट्रेच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी स्ट्रेच, यानी द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, इट विल स्ट्रेच व्हेन यू हैव वर्न इट। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 9 नंबर कि विद हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, फिस्ट क्लिच्ड एंड हिज शोल्डर्स डैश विद हिज चोक्ड सॉबिंग। तो आपको बताना है डैश की जगह पर क्या फिलअप होगा। ऑप्शन दिए गए हैं सिवर्ड, सूक, वाइब्रेटेड या फिर मूव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सूक। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 10 नंबर द ब्रेव मदर प्राउडली रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड डैश हर ब्रेव सन हु हैड लेड डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वॉर। यहाँ पर डैश की जगह पर क्या फिलअप होगा। ऑप्शन दिए गए हैं इन द नेम ऑफ, इन ल्यू ऑफ, और तीसरा दिया गया ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर द सेक ऑफ। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑन बिहाफ ऑफ। यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ होगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है यहाँ पर स्पॉटिंग एरर 11 से लेकर के 15 तक। स्पॉटिंग एरर यानी आपको एरर फाइंड करना है कि सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर यहाँ पर दिया गया सेंटेंस और इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो नो एरर होगा। लेकिन यहाँ पर पहले पढ़ते हैं सेंटेंस को। नाइदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस, और उसके बाद यहाँ पर नो एरर दिया गया। तो बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी नो एरर। इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर दिया गया है द कार विच वेंट पास्ट अस। पहला पार्ट है यहाँ पर द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वेयर ड्राइविंग द हाईवे, और तीसरा दिया गया है मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर। फिर चौथा है नो एरर। तो बताइए इसमें से किस पार्ट में एरर है। फिर से देख लेते हैं। पहला दिया गया है द कार विच वेंट पास्ट अस, फिर सेकेंड है व्हेन वी आर ड्राइविंग ऑन द हाईवे, और थर्ड है मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी नो एरर। यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 30 नंबर दिया गया है कि राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर। फिर उसके बाद दिया गया आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड। तो आपको बताना है दिए गए यहाँ पर जो पार्ट हैं इसमें किस पार्ट में त्रुटि है यानी एरर है, और चौथा दिया गया है नो एरर। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 2 में एरर है। इन एन ईयर के जगह पर इन ए ईयर होना चाहिए। तो यहाँ पर इन ए ईयर होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है यहाँ पर 14 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि आई हैव मच वर्क टू डू नो एरर। तो आपको बताना है इसमें से किस पार्ट में एरर है या फिर एरर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी नो एरर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 1800 नो एरर। तो आपको बताना है यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पार्ट 2। इस पार्ट 2 में एरर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन केयरफुल की जगह पर, यहाँ पर बेस्ड ऑफ केयरफुल की जगह पर बेस्ड ऑन केयरफुल होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर यानी 16 नंबर यहाँ पर दिया गया है 16 से 20 नंबर। तो यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है टुडे द न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। यहाँ पर बताना है आपको कार्नेज का सिनोनिम्स। तो ऑप्शन दिए गए हैं ब्लड शेड, लस्ट, कंसर्न, सटायर। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। कार्नेज का सिनोनिम यानी नियरेस्ट इन मीनिंग ढूंढना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्लड शेड, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ब्लड शेड कार्नेज का हो जाएगा ब्लड शेड। कार्नेज का होता है नरसंहार और ब्लड शेड का होता है रक्तपात। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 17 नंबर देखते हैं। अब 17 नंबर यहाँ पर दिया गया कि दिस रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल्स। तो यहाँ पर बताना है ऑप्शन दिए गए हैं मिस्टिकल, स्पिरिचुअल, तीसरा दिया गया है मेटाफिजिकल और चौथा दिया गया है फिलोसॉफिकल। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर रिलीजियस का सिनोनिम्स यानी नियरेस्ट इन मीनिंग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी
स्पिरिचुअल। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो ये वाला जो होगा सिनोनिम्स यानी नियरेस्ट इन मीनिंग होगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर की, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। तो यहाँ पर इमेजिन का सिनोनिम्स बताना है यानी परिभाषी बताना है नियरेस्ट इन मीनिंग। ऑप्शन दिए गए फील, अंडरस्टैंड, थिंक, सी। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। इमेजिन का यहाँ पर जो मीनिंग हो जाएगा कल्पना करना या फिर विचारना। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी थिंक। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। थिंक मतलब सोचना, विचारना। इसके बाद 19 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि पब्लिक सर्विस इज नॉट मेयरली समथिंग दैट ऑक्युपाइज द आवर्स यू आर डूइंग इट बट इन्वेट्स ऑल योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड अफेक्ट्स देम इन वन वे और द अदर। तो यहाँ पर इन्वेट्स का बताना है सिनोनिम्स यानी नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है इन्वेट्स का। तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रिजर्व्स, सेकंड दिया गया है डिमोलिशेस, थर्ड दिया गया है कवर्स एंड फोर्थ दिया गया है स्पॉइल्स। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा यानी इन्वेट्स का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कवर्स। इन्वेट्स का मीनिंग होता है आक्रमण करना या फिर घुसपैठ करना या ढक लेना। तो यहाँ पर कवर्स का भी ढक लेना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर दिया गया है कि ही वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी ए स्टांच नेशनलिस्ट ऑफ द लिबरल फोल्ड। तो यहाँ पर लिबरल का बताना है सिनोनिम्स यानी नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रोफ्यूज, डोगमेटिक, प्लेंटीफुल, टॉलरेंट। तो लिबरल का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी टॉलरेंट। लिबरल का मतलब होता है उदारवादी और टॉलरेंट का मतलब होता है यहाँ पर सहनशील। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश का जो पार्ट है वो खत्म हो गया, पार्ट ए। और अब हम लोग पार्ट बी यानी भाग बी को कवर करेंगे, जो कि 21 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन से 21 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। आपके पास समय है मात्र 20 सेकेंड। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 20 सेकेंड में आपको उसका उत्तर देना है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा, यहाँ पर हल नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 38। यहाँ पर आप लोगों को अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। 21 से लेकर के 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत निकालेंगे तो 38 आएगा और जिनका भी 38 आया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर यहाँ पर दिया गया कि यदि ए और बी की चाल में 5:6 का अनुपात है और 1.2 किलोमीटर की एक दौड़ में बी ए को 70 मीटर आगे से शुरुआत करने की अनुमति देता है, तो दौड़ में कौन जीतेगा और कितनी दूरी से जीतेगा। तो आपको बताना है यहाँ पर ए और बी में से कौन जीतेगा। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यदि ए और बी की चाल में 5:6 का अनुपात है और 1.2 किलोमीटर की एक दौड़ में बी ए को 70 मीटर आगे से शुरुआत करने की अनुमति देता है, तो दौड़ में कौन जीतेगा और कितनी दूरी से जीतेगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका जवाब क्या होगा? तो आपके पास समय है मात्र 20 सेकेंड और इसमें ही आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बी। 130 मीटर से जीतेगा, यानी ए जो होगा वो 130 मीटर से हार जाएगा और बी 130 मीटर से जीतेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 23 नंबर। 23 नंबर दिया गया है। 23 नंबर में दिया गया है कि एम की आयु 60 वर्ष है, आर से 4 वर्ष बड़ा है, भी एम से 5 वर्ष छोटा है और भी का सबसे छोटा भाई बी है और वह भी से 6 वर्ष छोटा है। एम और बी की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो आपको बताना है, यानी सबसे छोटा जो बी है और एम है उसमें कितने वर्ष का अंतर है। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और इसको हल कीजिए और उसके बाद यहाँ पर उत्तर दीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 15 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 13 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 11 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आप लोग जल्दी से बताइए।
तो आपके पास समय है, तो इसका जल्दी से इसका हल कीजिए। तो इसका हल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 11 वर्ष। 11 वर्ष आ रहा है, आप लोग करेक्ट आंसर मिला लीजिए, 11 वर्ष ही आएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को निम्नलिखित तरीके से क्रम बदलकर लिखा जाता है। तो देखते हैं कैसे लिखा जाता है। पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, फिर उसके बाद अगले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, और इसी तरीके से अन्य अक्षरों को भी लिखा जाता है। अंत में वाई और जेड को एक दूसरे के स्थान पर लिखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पहले एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में, फिर उसके बाद आने वाले अगले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में, और इसी तरीके से लगातार विपरीत क्रम में 6 अक्षरों को लिखा जाता है, और लास्ट में जाने के बाद वाई को जेड के एक दूसरे का स्थान पर लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि 13वें अक्षर के दाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, आपके पास समय है। वीडियो को एक बार पॉज करके आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 यानी एन हो जाएगा। आप लोग करेंगे तो एन ही आएगा, आप लोग करके देख लीजिए। पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखिए, फिर उसके बाद आने वाले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में, फिर उसके बाद आने वाले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में, और उसके बाद आने वाले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में, और वाई और जेड को उसके स्थान से बदल देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि 13वें अक्षर के दाईं और चौथा अक्षर कौन सा है। तो 13वें अक्षर का दाईं और चौथा अक्षर बताना है, तो यहाँ पर एन ही आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। यदि ए बी के साथ परिवर्तित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि ए बी के साथ परिवर्तित होता है तो कौन सा कथन सही होगा। दिया गया यहाँ पर कथन पहला दिया गया है यहाँ पर ए स्क्वायर बी का एनवा मूल ए के पावर 4 बी के पावर 2 के 2nवें मूल के साथ परिवर्तित होता है, और दूसरा दिया गया कि ए बटा में बी स्क्वायर बी के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से परिवर्तित होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा जब ए बी के साथ परिवर्तित होता है। तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आंसर बताना है कुट की सहायता से कि कौन सा सही होगा। तो आपके पास समय है, इसको हल कीजिए और हमें बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से इसका हल करके बताइए करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही है। यानी यहाँ पर जो दिया गया है ए के पावर 2 बी का एनवा मूल ए के पावर 4 बी स्क्वायर के 2nवें मूल के साथ परिवर्तित होता है, और दूसरा दिया गया ए बटा में बी स्क्वायर बी के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से परिवर्तित होता है। यहाँ पर दोनों सही होगा यदि ए बी के साथ परिवर्तित होता है तो। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि शेष परीक्षण ट्रायल बैलेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, शेष परीक्षण ट्रायल बैलेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पढ़ करके बताने हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यह किसी विशेष तारीख को किसी इकाई के विविध खाता बही शेषों से संबंधित विवरण है। तो आपको ये याद रखना है, जो शेष परीक्षण यानी ट्रायल बैलेंस के संबंध में ये कथन जो है बिल्कुल सही है। चौथा नंबर आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 27 नंबर की मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी निम्नलिखित में से किस खाते यानी लेखा में नामे डाली जाती है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं मजदूरी लेखा, मशीनरी लेखा, संस्थापन लेखा या फिर लाभ हानि लेखा। तो कहाँ नामे डाली जाती है, किस खाते में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मशीनरी लेखा में डाली जाती हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, चालू देयताएं कब देय होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चालू देयताएं कब देय होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 वर्ष के भीतर। पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 वर्ष के भीतर देय होती हैं चालू देयताएं।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि क्या शेष परीक्षण यानी ट्रायल बैलेंस के नामे और जमा पक्ष डेबिट और क्रेडिट साइड का योग समान होता है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी हाँ हमेशा समान होता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर पूछा गया है, 30वां नंबर, कि निम्नलिखित में से प्रथम बही कौन सी है जिसमें किसी व्यवसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि प्रथम बही कौन सी है जिसमें किसी व्यवसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी जर्नल यानी रोजनामचा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कृष्ण कुमार मित्र, जो कि अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर दिया गया कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताते चल रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और धनी किसानों के हाथों में चली गई थी जिन्होंने सामान्यतः पट्टेदारों की सेवाओं का उपयोग किया था। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 33 नंबर दिया गया है कि वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि किसने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी वर्ष 1911 में, वो भी बंबई में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 यानी NM जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 34 नंबर की निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर पहला पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड वेवल। तो कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी लॉर्ड वेवल जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 36 नंबर की निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। तो आपको बताना है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4 यानी रविचंद्रन अश्विन, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर दिया गया है कि लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं GV मौलंकर, दूसरा दिया गया सरदार हुकुम सिंह, तीसरा दिया गया है नीलम संजीव रेड्डी और चौथा दिया गया है PS संगमम। तो बताइए लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी नीलम संजीव रेड्डी जी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर दिया गया कि यूनेस्को वर्ष 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार की पहल निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी भारत ने की थी, ये आपको याद रखना है, भारत ने सबसे पहले पहल की थी। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 39 नंबर की हाल ही में डॉक्टर एंगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई थी, वे निम्नलिखित में से किस देश की हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी नाइजीरिया की हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 40 नंबर की कलादान मल्टी मॉडल पारागमन परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश को भारत के साथ जोड़ेगी। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, कलादान मल्टी मॉडल पारागमन परिवहन परियोजना किस देश को भारत के साथ जोड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर
सेकेंड यानी म्यांमार को। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर दिया गया है कि 1 और 100 के बीच की संख्याओं में अंक 3 इस प्रकार कितनी बार आएगा कि वह संख्या जिसमें 3 आता है 3 से विभाजित नहीं हो। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है 1 और 100 के बीच अंक 3 इस प्रकार कितनी बार आएगा कि वह संख्या 3 जिसमें आता है 3 से विभाजित नहीं हो। आपको बताना है विभाजित नहीं हो। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर से, उसके बाद उत्तर दीजिए। आपके पास समय है और इसको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 12 हो जाएगा। इसी के बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर दिया गया है कि जब 74 का घात 100 यानी 74 का पावर यहाँ पर 100 दिया गया है को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है, तब निम्नलिखित में से शेष क्या होगा यानी रिमाइंडर क्या होगा जब 9 से विभाजित किया जाए तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। आपके पास 20 सेकेंड है और इसमें आपको उत्तर बताने हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है दूसरा, और दूसरा दिया गया है 5, और तीसरा दिया गया है 3, और चौथा दिया गया है 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब 74 का पावर 100 को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 7 आएगा। जब 9 से विभाजित होगा तो 7 आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं अपना आंसर। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। अब 43 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि √3 माइनस √2, यहाँ पर कड़ी में 3 कड़ी में 2 दिया गया है और इसके व्युत्क्रम का समांतर माध्य निम्नलिखित में से क्या है। आपको बताना है समांतर माध्य बताना है, वो भी किसके? इसके व्युत्क्रम का समांतर माध्य क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और 43 नंबर का यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए √3 √2 2 और 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी √3। आप लोग इसका कर सकते हैं, √3 माइनस √2 का जो व्युत्क्रम निकालेंगे तो √3 प्लस √2 आ जाएगा। उसके बाद समांतर माध्य निकाल देंगे, इसको जोड़ करके ये वाले को और इसको और बटा में 2 कर देंगे तो आंसर √3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर दिया गया है कि मान लीजिए x और y ऐसी दो धनात्मक संख्याएं हैं कि जब x में 2 कम किए जाते हैं और y में 2 की वृद्धि की जाती है तो इन दोनों का अनुपात 2:1 हो जाता है। और जब x में 2 की वृद्धि की जाती है और y में 2 की कमी की जाती है तो इन दोनों का अनुपात 3:1 हो जाता है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं x माइनस वाई के बराबर है। तो क्वेश्चन पढ़िए और फिर उसके बाद उत्तर दीजिए। आपके पास पूरा पर्याप्त समय है, तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए और इक्वेशन बनाइए और उसके बाद यहाँ पर उत्तर बताइए। तो यहाँ पर उत्तर इसका आ जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना हल कर सकते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 1 नंबर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यानी 20 आएगा इसका आंसर x माइनस वाई के बराबर। तो आप लोग इसको हल करके देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर पढ़ते हैं। 45 नंबर दिया गया कि मान लीजिए n ग्रेटर देन 1 एक भाज्य धनपूर्ण संख्या है जिसके वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही होंगे। तो देखिए पहला यहाँ पर दिया गया और उसके बाद दूसरा दिया गया और इसकी सहायता से आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा। n का एक गुणज है जो 1 से बड़ा है पर n के वर्गमूल से छोटा है। और दूसरा दिया गया है n का एक गुणक है जो n के वर्गमूल से बड़ा है पर n से छोटा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर 3rd नंबर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है 46 नंबर। द्विआधारी संख्या 101110 का तुल्य दशमलव मान क्या है। तो इसका दशमलव मान निकालिए फ़ौरन और उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। तो वीडियो पॉज करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 46। आप लोग जब इसको हल करेंगे दशमलव मान निकालेंगे तो 46 आएगा। आप लोग चेक करके देख सकते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 47 नंबर। अब 47 नंबर यहाँ पर दिया गया कि असंसाधित निविष्ट आंकड़ों यानी इनपुट डेटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने के लिए सभी कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रचलन निष्पादित नहीं किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा मूलभूत प्रचलन जो है वो निष्पादित नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से ये बताने हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उसके बाद उत्तर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी स्विचन, जिसको स्विचिंग कहते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अत्यधिक तीव्रगामी है और सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में कार्य करती है। तो कौन सी मेमोरी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से। ऑप्शन पहले पढ़ते हैं RAM, ROM और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी। तो जल्दी से बताइए, रैम, रोम या फिर फ्लैश मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो अत्यधिक तीव्रगामी है और सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में कार्य करती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है ये आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा दिया गया फायरफॉक्स, तीसरा दिया गया फेडोरा और चौथा दिया गया गूगल क्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3 यानी फेडोरा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 50 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा 1 GB सूचना को निरूपित करता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पहला दिया गया 1024 KB, 1024 MB, तीसरा है 1024 TB और चौथा दिया गया 1024 PB। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1024 MB, जो कि 1 GB सूचना को निरूपित करता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 51 नंबर दिया गया है। 51 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन दिया गया बम्बई विश्वविद्यालय, खेड़ा, चंपारण या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बताइए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर कि निम्नलिखित में से गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। गांधी एज महात्मा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी साहिर अमीन, जो कि गांधी एज महात्मा के लेखक हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भारत की स्वतंत्रता के समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4 यानी JB कृपलानी। अगला प्रश्न है 54 नंबर की वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित किया हुआ था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर यदुनंद शर्मा, सहजानंद, शीतला सहाय और तिलका मांझी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सहजानंद हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर की पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत की थी। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पीरपुर रिपोर्ट जो है 1938 में किसने प्रस्तुत की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है 56 नंबर की राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला दिया गया NGT का गठन वर्ष 2010 में किया गया था। दूसरा यहाँ पर दिया गया कि इसका उद्देश्य पर्यावरणीय संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी एवं शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। और तीसरा दिया गया कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया से आबद्ध है। और चौथा दिया गया कि यह नैसर्गिक न्याय के संबंध से निर्देशित है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ये NGT से संबंधित नहीं है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया से आबद्ध है, यह संबंधित नहीं है NGT से। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 57 नंबर। अब 57 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्कलन समिति का अधिदेश है।
तो आपको बताना है प्राक्कलन समिति का अधिदेश कौन सा है। पहला दिया गया यहाँ पर पढ़ लीजिए, और दूसरा भी दिया गया यहाँ पर, तीसरा चौथा, इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी यह इस संबंध में प्रतिवेदन देती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या फिर प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्राक्कलन समिति का अधिदेश है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। अगला प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि निम्नलिखित में से कितनी रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 11% था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर दिया गया कि नीति आयोग में नीति शब्द निम्नलिखित में से किसका परिवर्णी शब्द है। तो दिए गए ऑप्शनों में से बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 60 नंबर। अब 60 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं है। तो कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं है। पहला दिया गया यह जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा दिया गया इसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा राज्यों के गाँव सम्मिलित हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को खुले में शौच से मुक्त करना है। और चौथा दिया गया कि इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे कुछ गांवों को गंगा ग्राम के रूप में रूपांतरित करना है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, यानी सही वर्णन नहीं है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी इसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा राज्यों के गाँव सम्मिलित हैं। ये बात यहाँ पर, ये वर्णन जो है सही नहीं है नमामि गंगे के बारे में। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 61 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया कि इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया कि उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन कर्मचारियों को देय या उपदान की अधिकतम राशि कितनी है। तो बताना है उपदान संदेय अधिनियम 1972 के अधीन कर्मचारियों को देय उपदान की अधिकतम राशि कितनी है। तो ऑप्शन दिए गए और ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 20 लाख। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 62 नंबर है कि किसी वयस्क कर्मकार के लिए सप्ताह में काम करने हेतु अनुमत घंटों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो सप्ताह में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 48 घंटे। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर की वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी और उन्हें संशोधित करेगी। तो कितने वर्ष में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 2 वर्ष की अवधि है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर यहाँ पर दिया गया कि सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन वह अधिकतम राशि कितनी है जिसे किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया जा सकता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ₹1.5 लाख। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर की वह न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है। तो अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी क्रमशः 18 वर्ष है और 40 वर्ष, यानी 18 वर्ष और 40 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर दिया गया कि सकल लाभ का आशय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी विक्रय में से बेचे गए माल की लागत को घटाने के बाद प्राप्त लाभ को ही सकल लाभ कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 67 नंबर कि वह आधारभूत लेखांकन संकल्पना क्या है जो लाभों की किसी प्रत्याशा का नहीं अपितु सभी संभावित हानियों के प्रावधान का समर्थन करती है। तो बताइए वह आधारभूत लेखांकन संकल्पना क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया कि बाजार में नए प्रतिस्पर्धी के प्रवेश करने एवं उत्पादन और विपणन विभागों के बीच अनबन होने जैसी घटनाएं जब लेखा बहियों में प्रकट नहीं की जाती है तब किसी इकाई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी लेखा संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बताने हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मुद्रा मापन। मुद्रा मापन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार करती है। तो प्राप्ति और भुगतान लेखा तैयार कौन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी गैर व्यापारिक संस्थाएं। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 70 नंबर दिया गया है कि आय और व्यय लेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
आय और व्यय लेखा के संबंध में। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी यह अवास्तविक लेखा है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 71 नंबर दिया गया है। 71 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बताना है कि द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी दलाई लामा। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 72 नंबर की भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 23 जनवरी को। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 73 नंबर यहाँ पर दिया गया है 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध कलाकृति साल्वाटर मुंडी की एक प्रतिकृति जो कथित तौर पर चोरी हो गई थी, हाल ही में इटली में पुलिस द्वारा बरामद की गई है। इस चित्रकला को बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची को इस चित्रकला को बनाने का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, जो कि इस चित्रकला को बनाने का श्रेय जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर कि सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी चतुर्थ स्थान मिला है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। अब 75 नंबर एग्जाम में पूछा गया था कि नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब जीता। उन्होंने निम्नलिखित में से किसे फाइनल में हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जेनिफर ब्रेडी को हराया था। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि 5 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। आपको याद रखना यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। जब उनका विवाह हुआ था पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु अब कितनी है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो आपके पास पर्याप्त समय है, उसका यूज कीजिए और बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 वर्ष। आप लोग एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका उत्तर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी 4 वर्ष। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 77 नंबर की यदि 1/2 यानी आधा मीटर और 1/3 मीटर की त्रिज्याओं वाले लोहे के 2 ठोस गोलों के वजन क्रमशः W1 और W2 हैं, तो W1/W2 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो बताना है W1 और W2 का अनुपात किसके बराबर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो दिया गया ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया 8/27, दूसरा दिया गया 27/8 और तीसरा दिया गया 4/16 और चौथा दिया गया 16/4। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 2, यानी 27/8 ही आना चाहिए। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 78 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर पूछा गया था कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं और 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं। तो इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर 33.33%, दूसरा दिया गया 40%, तीसरा दिया गया 25% और चौथा दिया गया 20%। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, आपके पास पर्याप्त समय है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 40% विद्यार्थी भारतीय हैं किसी कक्षा में और 50% कुल लड़कियां हैं, और यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, यानी 33.33% आना चाहिए, जो कि लड़के हैं गैर भारतीय विद्यार्थियों। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 79 नंबर को पढ़ते हैं। एक कक्षा में 100 छात्रों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। लड़कों और लड़कियों के औसत वजन क्रमशः 50 किलोग्राम और 40 किलोग्राम है। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच में कितना अंतर है। तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं 30, 25, 20 और 10। आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर बताना है, संख्या के बीच का अंतर, जो कि लड़कों का यहाँ पर औसत वजन दिया गया 50 और लड़कियों का 40 दिया गया है, और कक्षा में 100 छात्रों का औसत वजन 46 दिया गया है।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। समय है आपके पास और इसमें में आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। हल कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 20 आएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर की एक खोखला बंद घन बनाया जाता है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और वजन 200 ग्राम है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक खोखला बंद घन बनाया जाता है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और वजन 200 ग्राम है। इस घन की क्षैतिज फलक वाले अंश को पानी में रखा जाता है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी ऊंचाई का कितना सेंटीमीटर अंश पानी में डूब जाएगा। तो जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर। तो कितना डूब जाएगा आप लोगों को बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आप लोग उत्तर निकाल लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 2 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। देखते हैं सूची 1 में क्या दिया गया है। सूची 1 यहाँ पर दिया गया शब्द और सूची 2 में व्याख्या दिया गया है। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। तो बंदी का यहाँ मतलब होता है किसी नियोजन स्थान का स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना, बंदी कहलाता है। और यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है बी नंबर, कर्मकार का हो जाएगा कुशल, अकुशल अथवा शारीरिक कार्य कराने के लिए किसी उद्योग में नियोजित कोई व्यक्ति को कर्मकार कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हड़ताल दिया गया है। तीसरा यहाँ पर दिया गया सी नंबर कि हड़ताल का मतलब यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा काम बंद कर दिया जाना। और चौथा दिया गया है तालाबंदी का मतलब हो जाएगा प्रबंधन द्वारा घोषित कार्यस्थल की अस्थायी बंद। तो सी का चौथा है और डी का तीसरा है और पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा यानी 1 2 4 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पहला। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर पूछा गया था कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार खुमार यानी एडोलिसेंट कौन है। ऑप्शन दिए गए और ऑप्शन की सहायता से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली किंतु जो 18 वर्ष से कम आयु का है उसे कुमार एडोलिसेंट कहते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 83 नंबर। अब 83 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किसी नियंत्रित उद्योग का आशय है। आपको बताना है किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। अब 84 नंबर यहाँ पर दिया गया कि किसी श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 7 होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन विवादों को व्यवसाय विवाद माना जाता है। किसी व्यक्ति का ऐसा विवाद जो निम्नलिखित से संबंधित हो। पहला यहाँ पर दिया गया है कि नियोजन, दूसरा दिया गया अनियोजन, तीसरा दिया गया श्रम परिस्थितियाँ। तो बताइए कुट की सहायता से कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर तीनों के तीनों यहाँ पर सही है, व्यवसाय विवाद माना जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 2 और 3 तीनों यहाँ पर सही है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अनुवादक नहीं है। तो आपको बताना है कि अनुवादक नहीं है कौन सा भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी लिंकर। अगला प्रश्न है 87 नंबर की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर दिया गया कि आउटपुट डिवाइसों का किसी डिवाइस परिचालक, उसके बाद बताना है कौन सा कथन आगे सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइसों का किसी डिवाइस परिचालक प्रयोक्ताओं द्वारा उपलब्ध किए गए इनपुट की कंप्यूटर उपयोगी रूप में व्याख्या करती है। तो पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर दिया गया है कि निष्पादन किए जाने वाले परवर्ती अनुदेश पर दृष्टि रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बताना है कि कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है निष्पादन किए जाने वाले परवर्ती अनुदेश पर दृष्टि रखने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी प्रोग्राम काउंटर। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 89 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है कौन सा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड यानी SWF। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। आई बीट सूचना के संचयन के लिए प्रयुक्त किसी अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को निम्नलिखित में से किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो आपको बताना है निर्दिष्ट किस रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। आई बीट सूचना के संचयन के लिए प्रयुक्त किसी अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को निर्दिष्ट किया जाता है तो फ्लिप फ्लॉप के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 91 नंबर। अब 91 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निर्गुण भक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो निर्गुण भक्ति का संबंध किससे है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना से है। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर की आईने अकबरी में मुगल शासन की सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर थर्ड यानी शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन से सामाजिक समरसता। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर कि गांधी जी ने दांडी नमक यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी साबरमती आश्रम से किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 94 नंबर की निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी राजेंद्र प्रसाद जो थे वो समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है 95 नंबर जो कि पूछा गया था आपके एग्जाम में। मैकाले के वर्ष 1835 के शिक्षा संबंधी कार्यवृत्त में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कि शिक्षा के उच्च स्तरों पर पाश्चात्य और प्राच्य दोनों विषयों का शिक्षण जिसकी अनुशंसा नहीं की गई थी। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 96 नंबर। अब 96 नंबर यहाँ पर दिया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर धुबरी और फुलबारी के बीच प्रस्तावित पुल से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम के साथ सीधे जुड़ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सेकंड यानी मेघालय। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 97 नंबर। अब 97 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सही है। तो यहाँ पर दिया गया कथन और आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें से सही है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पहला और दूसरा सही है। भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है और यहाँ पर दिया गया है रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। तो ये पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल पहला और दूसरा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर अब दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है उद्देश्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी उर्वरक अधिक उपज देने वाली किस्मों HYV और पीड़कनाशियों के उपयोग के लिए सहायिका सब्सिडी प्रदान करना। ये जो था उद्देश्य नहीं है PMKSY की। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 99 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रक्रमण जोन एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कांडला में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 100 नंबर दिया गया है कि LPG ग्राहकों की सेवा प्रदान करने की सुलक्षित प्रणाली के रूप में प्रारंभ की गई योजना का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना है LPG ग्राहकों की सेवा प्रदान करने के लिए सुलक्षित प्रणाली के रूप में प्रारंभ की गई योजना का नाम बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी पहल। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 101 नंबर। 101 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पुंकेश्वर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 102 नंबर की निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर। 103 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बढ़ता भौम जलस्तर जो है वो वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 104 नंबर। 104 नंबर जो कि पूछा गया था सामान्य पुरुष में निम्नलिखित गुणसूत्रों में किसमें बेमेल युग्म है। आपको बताना है कि गुणसूत्रों में से किसमें बेमेल युग्म है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
यहाँ पर थर्ड यानी एक्स गुणसूत्र। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 105 नंबर की वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वैक्सीन का यहाँ पर अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड यानी गाय। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 106 नंबर। 106 नंबर यहाँ पर दिया गया है, जो कि दिया गया है किसी व्यक्ति की दोनों आंखों से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों आंखों से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रत्येक आँख किंचित भिन्न प्रतिबिंब को देखती है, यही करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 107 नंबर। 107 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर भी बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्घ्य का रेंज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला यानी अवरक्त तरंगों और रेडियो तरंगों के बीच का यहाँ पर तरंग दैर्घ्य होता है सूक्ष्म तरंगों का। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 108 नंबर। 108 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु का आकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन परमाणु का आकार निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिए गया और इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 10⁻−10 m, यही करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 109 नंबर। 109 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि बल संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बल संबंधी बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ऋणात्मक बल आकर्षक प्रकृति का होता है। ये आपको याद रखना है, ऋणात्मक बल आकर्षक प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर। 110 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ध्रुवण। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 111 नंबर। 111 नंबर दिया गया कि जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पीएच को परिवर्तित नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी NaCl। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर। 112 नंबर दिया गया कि जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश किरणपुंज प्रकीर्णित नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कॉपर सल्फेट। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 113 नंबर की धात्विक जिंक निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी Al3+। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 114 नंबर। 114 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 E रदरफोर्ड। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 115 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित संतुलित समीकरण पर विचार कीजिए। यहाँ पर समीकरण दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि हाइड्रोजन यानी H2 के 2.0 मोल के साथ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के 2.0 मोल की अभिक्रिया से CH3OH के कितने मोल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए हल करके। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 मोल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 116 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 116 नंबर दिया गया कि आंचलिक रेलवे और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मध्य नागपुर, ये जो है सुमेलित नहीं है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 117 नंबर। 117 नंबर यहाँ पर दिया गया कि वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश के त्रिसेना दस्ते ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने भाग लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 118 नंबर। 118 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी भोटी। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 119 नंबर की नेमी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला यानी BSF द्वारा किया जाता है।
इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया 120 नंबर की निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आपको बताना है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला यानी सी राजगोपालाचारी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।